नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार फिजिक्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने विद्युत विभव की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत विभव का संबंध हम पढ़ते आ रहे हैं लास्ट के इन वीडियो के अंदर। और कल के वीडियो के अनुसार हम लोगों ने विभव से संबंधित कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। तो आपने देखा होगा कि विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार हमने विद्युत विभव के सूत्र को सिद्ध कर दिया था। विभव बराबर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R या KQ/R हम इसको लिख सकते हैं। ये निर्वात के लिए रिजल्ट आया था। अगर कोई माध्यम है तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिख देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं तो रिजल्ट ये आता है, ठीक है। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R निर्वात के लिए हो गया, अपॉन एप्सिलॉन R बचा हुआ है। तो साफ जाहिर होता है कि अगर माध्यम की उपस्थिति है तो विद्युत विभव का जो मान है वो निर्वात की तुलना में कुछ कम प्राप्त होगा, ठीक है। एप्सिलॉन R का भाग चला जाएगा ना तो उत्तर कुछ कम आएगा। तो माध्यम में विद्युत विभव निर्वात से कुछ कम होता है। ऐसे ही सिमिलरिटी से हम कुछ रिजल्ट पीछे वाले चैप्टरों में भी पढ़ चुके हैं कि निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान भी कम होता है, विद्युत बल का मान भी कम होता है माध्यम में। तो विभव का मान भी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इस प्रकार हमने ये कुछ डेरिवेशन पढ़े। उसके बाद आवेशों के निकाय के लिए हमने विद्युत विभव निकाला। तो विभव एक अदिश राशि होने के कारण मैंने आवेशों का निकाय ले लिया, जिसमें बहुत सारे आवेश मैंने यहाँ दर्शाए थे। और किसी एक निश्चित बिंदु पर हम विभव निकालना चाहते हैं तो इस विभव का मान अलग अलग आवेशों द्वारा जो विभव उत्पन्न हो रहा है, जैसे पहले चार्ज द्वारा, दूसरे चार्ज द्वारा, तीसरे द्वारा, उन सभी विभवों के योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ? क्योंकि विभव अदिश राशि है तो अगर धनावेश है तो विभव का मान धनात्मक आएगा, ऋणावेश है तो विभव का मान ऋणात्मक आएगा। और हमें इन सभी पदों को जोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ये विद्युत विभव का रिजल्ट आ जाता है आवेशों के निकाय की वजह से, ठीक है। फिर अपने पास एक छोटा सा डेरिवेशन आया था। अच्छा डेरिवेशन था, समझने की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैंने बताया था कि ये इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इसके साथ साथ कई प्रकार के न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर आते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में ये सूत्र पूछे जाते हैं। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध हम पहले ही निकाल चुके हैं। V बराबर -अनंत से लेकर R E.dr या dl हमने लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। R दूरी तक ये विद्युत विभव का संबंध निकाला था हमने, अनंत से R दूरी तक, ठीक है। तो संबंध तो ये होता ही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि कई बार कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कई बार क्या होता है आप लोगों को विद्युत विभव एक फलन के रूप में दिया जाता है। समझ में आ रही बात मेरी? कई बार आप लोगों को विद्युत विभव एक फलन के रूप में दिया जाता है, फिर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, विद्युत विभव फलन के रूप में दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र निकालना होता है। तो फिर हम इस सूत्र को कैसे एडजस्ट करें वो चीज़ हमें देखनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ये समाकलन हटाना पड़ेगा, क्योंकि विभव आपको दिया है, ई आपको निकालना है। समाकलन को हटाने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन का रूप ये बन गया dv, v का अवकलन v हो गया। समाकलन अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो समाकलन हट गया। समाकलन हटा तो सीमा भी हट गई, क्योंकि समाकलन की सीमा है ये। तो यहाँ बच गया -E.dr। और इसको मैंने लिखा था dv बराबर -E.dr कोस थीटा। थीटा क्या चीज़ है? E व dr वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ लगातार समझ में आनी चाहिए आप लोगों के, ठीक है। थीटा क्या चीज़ है? E वेक्टर और dr वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर दो सदिश यही हैं तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ही थीटा होगा। और अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो एक डायग्राम में भी मैंने E और dr के बीच में एंगल दर्शाया था। चलो, फिर मैंने इसी इक्वेशन को अपने इस नोट्स पेपर में कुछ ऐसा प्रेजेंट किया था
कि माइनस डी बटे डी आर बराबर कोस थीटा, ये मतलब इस समीकरण का एक प्रारूप आ गया। ठीक है, कि अगर आपको विभव दिया है तो आर के सापेक्ष अवकलन कर दो तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। फिर मेन बात आती है कोस थीटा की। इसकी चर्चा करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा इसका मतलब क्या है, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन। ठीक है, विभव का दूरी आर के साथ परिवर्तन कल की क्लास में मैंने बताया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ नई चीज़ें आई थी। ठीक है, तो विभव का दूरी के साथ परिवर्तन कह दो या विभव का दूरी के साथ अवकलन भी कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया ना डी वाई बटे डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है। तो दूरी के साथ परिवर्तन हम पहले से ही जानते हैं कि विभव और दूरी के साथ जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। दूरी बढ़ाओ विभव का मान घटता जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। दूरी बढ़ाएंगे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस डी वी बटे डी आर, इसका मतलब दूरी के साथ विभव में है वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस किसको बता रहा है, कमी को बता रहा है। तो दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है। ठीक है, फिर मैंने ये कहा कि अगर मान लो सपोज थीटा की वैल्यू 0 कर दूं, मैं थीटा को 0 कर दूं तो कोस 0 का मान 1 आने वाला है। समझ में आ रही बात मेरी। और कोस 0 का अपना अधिकतम मान 1 ही होता है। कोस 0 अपना अधिकतम मान देता है जिसकी और 0 डिग्री पर इसका अधिकतम मान होता है, गणित के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो कोस 0 का मान 1 आ गया, ये इसका अधिकतम मान है। तो यहाँ से रिजल्ट ये आया, अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, अगर इधर अधिकतम मान है तो इसका मतलब इधर भी उत्तर अधिकतम आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी। यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो इधर भी उत्तर मैक्सिमम में आना है। तो इसका मतलब माइनस डी वी बटे डी आर अधिकतम आएगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, ई के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विभव में दूरी के साथ जो कमी हो रही है, विभव में दूरी के साथ जो कमी है वो अधिकतम होगी। कब, थीटा बराबर 0 होने पर। थीटा बराबर 0 होने पर विभव में दूरी के साथ हानि या कमी, विभव में दूरी के साथ हानि या कमी अधिकतम होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि विभव एक अदिश राशि होती है, लेकिन इस एक कंडीशन में जब थीटा बराबर 0 ले, इस कंडीशन में हम इस विभव को सदिश मान सकते हैं। ठीक है, इसको सदिश माना जा सकता है। एक विशेष दिशा हो गई, एक विशिष्ट दिशा हम कह सकते हैं थीटा बराबर 0 के लिए। और ये जो कमी है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो इसलिए इसको सदिश मानना था। वैसे विभव अदिश राशि होती है, लेकिन एक विशेष शर्त में कह सकते हैं भाई जब थीटा 0 है तो इसका यानी इस डायरेक्शन में, थीटा मतलब एक निश्चित डायरेक्शन हो गई कि इस दिशा में विभव में जो परिवर्तन है दूरी के साथ या कमी है, परिवर्तन का मतलब कमी, वो अधिकतम होगी। ठीक है, गणित में इस शब्द को विभव प्रवणता से भी दर्शाते हैं, जिसे ग्रेड वी से रिप्रेजेंट करेंगे अपने। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी वी बटे डी आर इज इक्वल ग्रेड वी। ठीक है, तो माइनस ग्रेड वी इज इक्वल ई वैक्टर, सदिश रूप में लिख दिया ना मैंने, ई वैक्टर यहाँ पर। फिर मैंने कहा ये जो ग्रेडियन वी होता है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल वी के रूप में। ठीक है, अब ये जो डेल वी होता है, ये डेल क्या कहलाता है, डेल सकारांक होता है ये, जिसको ऑपरेटर भी कहते हैं, डेल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर ही होता है, गणित की एक सिंबल होता है, ये भी एक गणित का संकेत होता है, जिसमें हम आगे की गणित की कक्षाएं जो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ग्रेडियन वी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल ई वेक्टर। ठीक है, माइनस साथ ही चल रहा है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, कई बार ये रिजल्ट भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव का जो ऋणात्मक ग्रेडियन है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। विद्युत विभव का या विभव के ऋणात्मक ग्रेडियन का मान, विभव के ऋणात्मक ग्रेडियन का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, और ग्रेडियन का मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है, ये इसका फॉर्म होता है, ग्रेडियन या सकारांक बराबर डेल बटे डेल एक्स आई कैप, डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड के कैप होता है। तो हम इसी चीज़ को इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी डेल की जगह।
और v अपनी जगह पड़ा है बराबर e। ये कई जगह अपने सूत्र काम में ले सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज़। अब देखो मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि हम लोग इसी फॉर्मूले को एक मेथड से और भी हल कर सकते हैं। हालांकि चीज़ वही है, यहाँ पर ये जो डेल आया है, इस डेल का मीनिंग है आंशिक अवकलन। डेल का मीनिंग क्या है? आंशिक अवकलन है। ठीक है, अब इसी मेथड को अगर हम अलग रूप से प्रस्तुत करें तो कुछ ऐसा करेंगे। आज की क्लास में मैं वह थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कल वाली क्लास को, और ये थोड़े टॉपिक ज़्यादा मतलब बड़े हो जाते हैं, एक दिन में 2 क्लास से आती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा, एकदम उतना ही काम करवा रहा हूँ जितना आप आसानी से समझ सको और उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। और वैसे भी प्रत्येक वीडियो में थोड़ा रिपीट करते रहते हैं, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक चीज़ आप इसको ऐसा भी प्रस्तुत कर सकते हो इसी फॉर्मूले को, जैसे मैं इसका सेकंड फॉर्मूला या सेकंड इसका रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं इसी सूत्र को, तो मैं ये अपना एक नया नोट्स पेपर लेके इसमें आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में ये संबंध होता है। इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसी परफॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे सिद्ध भी कर सकते हो आप इस फॉर्मूले को। तो क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताओ क्या होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, परमानेंट है, ये याद भी रखना है। v बराबर माइनस अनंत से लेकर r e डॉट एक ऐसा सूत्र है जिसमें हम विद्युत क्षेत्र का मान रखकर समाकलन को हल करते हुए विभव का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगर अवकलन कर दें तो विभव का मान रखकर विद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है। अभी तो बताया हमने, अभी जो डेरिवेशन पढ़ा है वो इसी आधार पे पढ़ा है। ठीक है, अब इसको दोबारा हम प्रस्तुत करें। ये जो पढ़ा है हमने, ये सूत्र दिख रहा है आपको लास्ट पेपर वाला ये, और इसी का आगे चलकर विस्तृत रूप ये आता है, ये रहा, ये आगे इसी का विस्तृत रूप है, ग्रेडियंट में लिखा है, एक ही फॉर्मूले है ये। ठीक है, तो इस सूत्र से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं विभव का मान रखकर। ठीक है, वही चीज़ मैं दोबारा एक और मेथड से आपको बता रहा हूँ, एक और मेथड से बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। अब देखो यहाँ पर 2 सदिश आपके पास है, ई वेक्टर और डी वेक्टर है ना, तो एक काम करो, यहाँ ई वेक्टर व डी आर वेक्टर को घटकों में लिखो। घटकों के रूप में लिखने पर एक बार मैं बता देता हूँ, घटक के रूप में, जैसे ई वेक्टर है तो इसको घटकों के रूप में ऐसा लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ठीक है, एक्स एक्स की दिशा में घटक ई एक्स लिख दिया, जैसे किसी भी सदिश को घटकों में लिखते हैं ना, 11वीं क्लास की बातें, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, तो उसी प्रकार मैंने इसको घटकों में लिखा है। इसी प्रकार डी आर को घटकों में लिखेंगे, ये विस्थापन है, तो डी एक्स आई कैप एक्स दिशा में, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, लिख दिए मैंने, इसके घटक लिख दिए। ये मैं दोनों घटकों को समीकरण 1 में रख दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में अप्लाई कर रहा हूँ मैं ये दोनों चीज़ें। तो देखो क्या बननी है, समीकरण 1 में मान रखूँगा तो ये बन गया अनंत से r ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। v इज इक्वल, अब देखो अदिश गुणा हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट है ना, ई डॉट डी आर आ रहा है सूत्र में, ई डॉट डी आर, तो अदिश गुणा करेंगे ना, तो अदिश गुणा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप के गुणांक को आई कैप से गुणा कर दो, जे कैप के गुणांक को जे कैप से गुणा कर दो, और के कैप के गुणांक को के कैप से गुणा कर दें, तो इसको ऐसा लिख दूं, ई एक्स डी एक्स
प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। एक्स कैप आई कैप का गुणांक कितना है, ई एक्स, इधर कितना है डी एक्स, तो ई एक्स डी एक्स। आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, और बाकी आई कैप को जे कैप से गुणा करा दो, आई को के कैप से गुणा कर दो, जीरो आना है। और वैसे भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल सदिश से गुणन है, ये दो प्रकार का गुणा पढ़ते हैं हम कक्षा 11 के अंदर, सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल, और इन दोनों को अलग अलग रूप से हम हल करने के इनके मेथड भी पढ़ते हैं। तो ये उनका एक हमने पढ़ा हुआ भी है कि डायरेक्ट इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये एक नई इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन में आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये विभव का मान आया है, और इस विभव के मान में तीन दिशाओं में घटक आ रहे हैं, एक्स का घटक, वाई का घटक और जेड का घटक। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो समीकरण आई है, ठीक है, इस समीकरण का आंशिक अवकलन कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? आंशिक अवकलन करने पर ध्यान देना थोड़ा सा। आंशिक अवकलन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आंशिक अवकलन में क्या होता है, एक बार अवकलन करूँगा एक्स के सापेक्ष, एक बार अवकलन किसके सापेक्ष करूँगा, एक्स के सापेक्ष करूँगा, तो वाई जेड को कांस्टेंट रखूँगा, कल बताया था मैंने। और जब वाई के सापेक्ष करूँगा तो एक्स जेड को कांस्टेंट रखूँगा, और जब जेड के सापेक्ष करूँगा तो एक्स से वाई को कांस्टेंट रखूँगा, ठीक है। आंशिक अवकलन का यही होता है मैटर। तो अब हम क्या करें, ये जो आंशिक अवकलन हम कर रहे हैं इनको जो, चलो हम इक्वेशन दे देते हैं, फिर इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। अब अवकलन कर रहा हूँ मैं इसका, पहले एक्स के सापेक्ष कर दूँ, एक्स के सापेक्ष, तो क्या बनेगा, डेल वी बटे डेल एक्स, ठीक है। वाई के सापेक्ष क्या बनेगा, y के सापेक्ष क्या बनेगा, डेल v बटे डेल y, और z के सापेक्ष क्या बनेगा, डेल v बटे डेल z, ठीक है। अब इस इक्वेशन का अवकलन करो, आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, पहले x के सापेक्ष, तो समाकलन हट जाएगा अवकलन होते ही, माइनस का माइनस पड़ा है। x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, x का x के सापेक्ष, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और ex बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई। डेल x है, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो नॉर्मल अवकलन ही होता है जैसे हम अमूमन करते हैं। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया और ex बाहर निकल गया माइनस सहित। y और z को कांस्टेंट मानना है, तो y का अवकलन 0 और z वाले पद का अवकलन भी 0, ये चीज़ आ गई। इधर दोबारा मैं y के सापेक्ष करूँगा, तो देखो y के सापेक्ष करना है, तो माइनस अंदर इसका गुणा होगा, तो y के सापेक्ष करूँगा तो x और z कांस्टेंट होगा, इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 0, और y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, y, ठीक है। और जब z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा तो x और y को कांस्टेंट रखूँगा, x और y को कांस्टेंट रखूँगा तो इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 0, माइनस माइनस चलकर ये कितना हो जाएगा, माइनस का ez। समझ में आई बात मेरी? अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख दूं तो बात चल सकती है, ex बराबर माइनस का डेल v बटे डेल x, तो इसी प्रकार ey बराबर माइनस डेल v बटे डेल y, ez बराबर माइनस डेल v बटे डेल z, लिख सकते हैं ऐसे। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दे दी। अब ये जो समीकरण 5 है वो मैं समीकरण 2 में अप्लाई कर रहा हूँ। समीकरण 5 को, इसका दूसरा मेथड है ये, समीकरण 2 में रखने पर, एक कल पढ़ा था वो भी एक मेथड था, और एक आज पढ़ रहे हैं ये भी एक सिंपल सी चीज़ है। अब ये मान में समीकरण नंबर 2 ये है, ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, इसमें ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगी, ई वेक्टर बराबर ई एक्स की वैल्यू ये है माइनस डेल वी बटे डेल एक्स, डेल वी बटे डेल एक्स से डेल वी बटे डेल एक्स से आई कैप, माइनस डेल वी बटे डेल वाई जे कैप, और माइनस डेल वी बटे डेल जेड
के कैप। ठीक है, ये वैल्यू रख दी मैंने। समझ में आ गई बात मेरी? किसकी? ई एक्स, ई वाई और ई जेड की। देखो ई एक्स किस गए, ये रख दिया डेल वी बटे डेल एक्स माइनस का, ई वाई किस गए, आई कैप चल रहा है, ये वैल्यू रख दी मैंने समीकरण नंबर 2 में। अब यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर निकाल लिया और v को भी बाहर निकाल लेता हूँ। ये लो v को भी मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन ऊपर से v बाहर निकाल दिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा? डेल एक्स आई कैप डेल बटे डेल वाई जे कैप, माइनस बाहर ले लिया ना मैंने, तो माइनस माइनस बाहर निकल गया, कॉमन तो प्लस हो जाएंगे, और डेल बटे डेल जेड के कैप। ठीक है, अब देखो ये कल वाली चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? ये ग्रेडियंट होता है कि नहीं होता? कल मैंने बताया था डेल एक्स। मैं कल वाला नोट्स पेपर आपके सामने रख रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। ये रहा कल वाला नोट्स पेपर। देखो इसी को तो मैंने ग्रेडियंट कहा था, याद आ रहा है? तो ये अपना ग्रेडियंट आया है आज, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ माइनस ग्रेडियंट v। देखो आ गया कि नहीं आ गया संबंध? समझ में आ रही बात मेरी? इस प्रकार ये चीज़ भी आपको अलग से पूछ सकता है। ठीक है, विद्युत विभव का जो ऋणात्मक ग्रेडियंट है, विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी ना आज। ये देखो, समझ में आ गई बात मेरी? इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज डायरेक्ट यूज़ में लेना चाहो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ में ले सकते हैं, माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई कोस थीटा, थीटा की जगह 0 कर देंगे। समझ में आई बात मेरी? ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध हो गया एक प्रकार से, और ये एक ऐसा संबंध हो गया इन दोनों के बीच में हमने निकाला है कि इसमें आपने ये देखा है कि अगर हमें विभव एक फलन के रूप में दिया है तो हम इस समीकरण की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, और अगर विद्युत क्षेत्र दिया है तो इस समीकरण की सहायता से हम विभव का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आज आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है कि विद्युत विभव का एक मान है फंक्शन के रूप में, ये दिया है वी एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका मतलब x की दिशा में भी घटक है, y की दिशा में भी घटक है, z की दिशा में भी घटक है। रिजल्ट है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। यहाँ v वोल्ट में, विभव वोल्ट में, और x y z है वो मीटर में। ये दूरी के पद हो गए, x y और z दूरी है, ये मीटर में आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बिंदु 1,1,1 पर विद्युत विभव का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। किसका परिमाण ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का। अब देखो विभव दिया है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखो अपने पास सूत्र क्या होता है, इसका मैं हल बताता हूँ आपको। ठीक है, सूत्र ये होता है विद्युत विभव और इसमें संबंध ये होता है, हम अच्छे क्वेश्चन है इस प्रकार के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हम जानते हैं कि v बराबर ये होता है माइनस अनंत से लेकर r e डॉट डी आर। अब देखो एक तो सूत्र ये पढ़ा हमने। अब ये सूत्र तो वहाँ लगता है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो। क्या दिया हो? विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो और आपको विभव निकालना हो। ठीक है, फिर हमने इसी सूत्र को चेंज किया और चेंज करके आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसी को मैं ऐसा लिख दूं, तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर ग्रेडियंट V, ऐसा लिखा था क्या हमने? ठीक है, और E वेक्टर बराबर ग्रेडियंट का मतलब डेल बटे माइनस में, माइनस ग्रेडियंट भी होता है ना, आई कैप डेल बटे डेल वाई जे कैप के कैप और v। ठीक है, अगर v का अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास रिजल्ट ये बन जाएगा E वेक्टर इज इक्वल माइनस डेल वी बटे डेल एक्स आई कैप डेल वी बटे डेल वाई जे कैप और डेल वी बटे डेल जेड के कैप। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ एक बार। समझ रहे हो क्या बात मेरी? ये तो सूत्र हमने पढ़ा है। अब आपके पास विभव का मान है। देखो बच्चों, विभव का मान आपको दिया हुआ है, विभव का मान आपको दिया हुआ है, शुरुआत में दिया हुआ है।
आपको विभव दिया हुआ है तो यहाँ पर आंशिक अवकलन करने पड़ेंगे x के रिस्पेक्ट में, y के और z के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये हल कर लेता हूँ, इधर डेल v बटे डेल x निकाल लेता हूँ, समझ गए बात मेरी। डेल v बटे डेल y निकाल लेता हूँ और डेल v बटे डेल z निकाल लेता हूँ, अलग से निकाल लिए। और ये तीनों मान निकाल कर डेल v डेल x डेल y, ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, और इस पद में रख दूंगा, ठीक है। समीकरण 1 में अपना उत्तर आ जाएगा। अब देखो आपको पता है कि मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x को छोड़कर y z दोनों कांस्टेंट मानने हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। डेल x v का मान कितना है 6x 8xy 8y और 6yz, यही तो है। ये मैंने यहाँ मान रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैं मान रख देता हूँ 6x 8xy 8y प्लस 6yz, और यहाँ पर भी मान रख देता हूँ, ये y के सापेक्ष करना है और ये किसके सापेक्ष करना है z के सापेक्ष। कितना 6x माइनस 8xy माइनस 8y और 6yz। अब रिजल्ट निकालो, लिख दिए v के मान तीनों में, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष करूंगा तो देखो x का अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो गया, तो ये बच गया 6। देखो इसका अवकलन तो आता है अपने को, माइनस का चिन्ह, y कांस्टेंट है, y क्या है y कांस्टेंट है। x का अवकलन 1, ये बच गया 8y। ये चीज़ समझ में आई क्या, जब कांस्टेंट गुणा में होती है वो कॉमन निकल जाती है बाहर, तो 8 और y कॉमन आ गए माइनस में बाहर, x का अवकलन 1 हो गया। इसमें अकेला y का पद है, कांस्टेंट है पूरा, अवकलन 0। इसमें y z दोनों पद है, कांस्टेंट है दोनों, अवकलन 0, बाकी आगे के पद 0 हो गए। उत्तर आ गया 6 माइनस 8y। अब मैं y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, वो भी कौन सा आंशिक अवकलन। मैंने क्या बताया, y के सापेक्ष कर रहे हो तो किसको कांस्टेंट रखो, x और z को। अब इसमें x और कांस्टेंट पद है, तो x कांस्टेंट है तो इसका अवकलन कितना हो गया 0, ठीक है। x कांस्टेंट है तो इसका अवकलन कितना हो गया 0। फिर यहाँ पर देखो x कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, y है तो y का अवकलन 1 हो गया, तो ये बचा 8x माइनस में, ठीक है। यहाँ पर y है अकेला और कोई पद नहीं है, y के सापेक्ष करना है तो रिजल्ट आ गया माइनस का 8 कांस्टेंट है, y का अवकलन 1। इधर प्लस 6 कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, y का अवकलन 1 हो गया, 6z कांस्टेंट आ गया, y का अवकलन 1 हो गया, ठीक है। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट। अब यहाँ किसके सापेक्ष करना है z के सापेक्ष। अब z के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट किसको रखेंगे x और y को। 6x कांस्टेंट है 0, माइनस 8xy कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट 0, माइनस 8y दोनों कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट 0। 6 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, z के सापेक्ष अवकलन 1, तो 6y को 1 से गुणा करेंगे, रिजल्ट कितना आ गया 6y। अवकलन समझ में आया, आंशिक अवकलन बस इतना सा अंतर होता है और सिंपल चीज़ है। अब देखो ये मान मैं यहाँ समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 आपको नजर आ रही है। समीकरण 1 में मान रखने पर, ये लो मैं समीकरण 1 में मान रख दूँ, ठीक है। तो ई वेक्टर इज माइनस डेल वी बटे डेल एक्स आई कैप, माइनस पड़ा है, ठीक है। डेल वी बटे डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 6 माइनस 8y और गुणा में क्या है आई कैप, तो माइनस तो मैंने बाहर रख दिया, 6 माइनस 8y और ये लिख दिया आई कैप, प्लस फिर क्या चाहिए डेल वी बटे डेल वाई। डेल वी बटे डेल वाई की वैल्यू ये है माइनस 8x माइनस 8 6z जे कैप, प्लस और ये आ जाएगा 6y के कैप। अब इसको आप हल कर सकते हो माइनस को अंदर ले जाकर, और वैसे पूरी इक्वेशन भी हल करके लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, और माइनस को बाहर रखना चाहो तो भी आपकी मर्जी, आप चाहो तो। पहले आप इसको इस प्रकार सेट कर सकते हैं, देखो
माइनस रखो, या फिर अपने एक काम करो, ये इसको पूरा हल करने से पहले अपने ये कर लेना, क्योंकि अपने को बिंदु 1 1 1 पर निकालना है आपको। तो x की जगह भी 1 रखना है, y की जगह भी 1 रखना है, z की जगह भी। अगर बिंदु नहीं दिया हो ना, बिंदु अगर नहीं दिया हो तो ये अपना उत्तर हो गया, ठीक है। माइनस को अंदर गुणा करके आप इस इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हो, अगर 1 1 1 ये पॉइंट नहीं दिया हो तो। अब यहाँ पर अपने को बिंदु दिया है तो अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की जगह कितना रखूँ? 1। y की जगह कितना रखूँ? 1। z की जगह कितना रखूँ? 1। 8। y की जगह 1 रख दिया, i कैप -8, x की जगह 1 रख दिया, -8 + 6 j कैप और 6 k कैप, ठीक है। अब इसको हल कर लो, ये कितना आ गया? 6 8 कितने हो गए? -2, -2 i कैप -16 और प्लस का माइनस का तो 16 हो गया और प्लस का 6 हो गया, कितना बच गया? -10 j कैप और प्लस के 6 k कैप। तो अब माइनस को अंदर शामिल कर दो तो ये उत्तर आ जाएगा 2 i कैप 10 j कैप -6 k कैप। ये उत्तर आ गया। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम, या एक नया मात्रक अब आ गया, देखो, वोल्ट बटे मीटर। मैंने आपको पहले चैप्टर में एक बात बताई थी, पहले चैप्टर में एक बात बताई थी कि विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और भी आएगा। मैंने आज वो पहली बार लिखा है, वोल्ट बटे मीटर। ये वो मात्रक है, एक नया मात्रक, वोल्ट बटे मीटर या न्यूटन बटे कूलाम भी कह सकते हो। ये कैसे निकाला मैंने? देखो, हम जो सूत्र निकालते हैं ना, V बराबर अभी लिखा था अनंत से लेकर R E डॉट dr। तो यहाँ पर अगर हम भौतिक राशियाँ देखें ना तो देखो, विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमें निकालना है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो वोल्ट बटे मीटर कर दो, ई का मात्रक आ जाएगा। नहीं समझे क्या बात मेरी? वोल्ट बटे मीटर कर दो, किसका मात्रक आ जाएगा? ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या पढ़ा? न्यूटन बटे कूलाम। दोनों एक ही चीज़ है, आप दोनों को सरल करके देखो, दोनों की एक ही विमा आएगी, ठीक है। इसका मतलब भौतिक राशि समान, भौतिक राशि यही, और दोनों के मात्रक अलग अलग आ रहे हैं सूत्र के अनुसार, लेकिन विमा दोनों की क्या आएगी? समान आएगी। आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अगर इसका परिमाण निकालना चाहें ना आप, ई का परिमाण, तो ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। किसी भी वेक्टर का अगर परिमाण निकालना चाहते हैं तो √, ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर, याद है क्या? वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई का परिमाण, यानी ई बन जाएगा। परिमाण में दिशा हट जाती है। ये हल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गए, 104 + 36 140 उत्तर आ जाएगा, वोल्ट बटे मीटर √, में। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, या न्यूटन बटे कूलाम। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। आंशिक अवकलन वाली ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी क्लियर करनी है अच्छी तरीके से। और ये फॉर्मूले हैं, दोनों ही सूत्र मैंने यहाँ लिखे हैं, तो दोनों को ध्यान में रखना है। अगर विद्युत क्षेत्र दिया हो और विभव निकालना हो तो आप ये सूत्र निकालो, और अगर विभव दिया हो और विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप ये सूत्र अप्लाई करो, ठीक है, घटकों के रूप में। और कई बार डायरेक्ट इसी सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ब्लैक रेड पेन से इसको मैं नोटेट कर देता हूँ, -dv बटे dr = E, याद है क्या? ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार। अगर कई बार v का r के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ऐसे कई किताब में एग्जाम्पल मिलते हैं ऐसे, अगर r के रिस्पेक्ट में दिया हो, यहाँ पर तो देखो x y z तीनों पद दिए थे, है ना, इसलिए मैंने ये इसको डायरेक्ट यूज़ में ले लिया। और अगर ये इस फॉर्म में दिया हो ना कहीं पर r के रूप में, देखो एक ही चीज़ है, ये अपने नोट्स पेपर मैंने रख दिया, इसी को हमने हल किया, इसी को ग्रेड कहते हैं, ये सकारांक होता है, इसी को ग्रेडियंट के रूप में हमने लिखा था, है, सारी चीज़ एक ही आ रही है। अगर कई बार r के पद दूरी के साथ कोई मतलब कोई क्वेश्चन दे दे, किसके सापेक्ष से? दूरी के सापेक्ष कोई क्वेश्चन दे दे और विभव आपके पास हो, तो आप ये सूत्र यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आज की क्लास में बस इतना ही। कल की आगे की क्लास में मैं आपको अगर 1-2 क्वेश्चन आप चाहो तो मैं 1-2 क्वेश्चन और ले सकता हूँ, उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे, 1-2 अच्छे पॉइंट और आते हैं,
ठीक है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।